हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। इसके पहले के टॉपिक हम देख चुके हैं। अभी आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई है तो उसके बाद जो भी सरकार थी उसके जो विचार थे वो रूढ़िवादी थे। उनका ऐसा मानना था कि जैसे समाज पहले चल रहा था अब भी समाज है जो वो वैसे ही चलना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। कुछ रूढ़िवादी चाहते थे कि वैसा ही समाज फिर से हो, लेकिन ज़्यादातर रूढ़िवादी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के में समक्ष था। जब नेपोलियन ने इतने सुधार किए थे तो उनको अच्छा लगा था। उनको लगता था कि जब कुछ नया होगा तो उससे क्या होगा, पुरानी संस्थाएं भी मजबूत रहेंगी। कुछ रूढ़िवादी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ पुराना ही चाहते हैं। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक नेता कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासव की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। ये कुछ लोगों का, कुछ रूढ़िवादियों का ऐसा मानना था कि समाज नेपोलियन ने जो चेंज किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादी इनको नहीं पसंद कर रहे थे। तो अभी इसमें आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। नेपोलियन की हार के बारे में पढ़ते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इसको आप एक वर्ड बना लो, PRAB, प्रैब, ठीक है। प्रैब से आप इन 4 कंट्रीज़ को लर्न कर लेना। P से प्रशा, ठीक है, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया और B से क्या है, ब्रिटेन। तो इन चारों ने मिलकर, ये सारी यूरोप की कंट्री से, इन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ठीक है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अभी जब ये जीत चुके हैं, नेपोलियन हार चुका है, नेपोलियन की हार हो चुकी है, तो अब ये क्या करते हैं बेटे, ये नेपोलियन को हराने के बाद फिर वियना में मिलते हैं, ठीक है। वियना एक प्लेस का नाम है। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ये जो सम्मेलन हुआ जब चारे जो कंट्री है जिन्होंने हराया था, जब ये मिलते हैं, जिसको हमने प्रैब से लर्न किया है, ठीक है, जब ये मिलते हैं ना, तो इसकी जो मेज़बानी है, जो इसको होस्ट करता है, वो कौन है, इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, चार्ल्स ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। तो क्या होता है जब वो मिलते हैं, तो इसके प्रतिनिधियों ने 1850 में वियना संधि तैयार की। तब प्रतिनिधि वियना में मिलकर वियना संधि तैयार करते हैं। अब देखो वियना संधि क्या करती है, देखो जो जीत जाता है वो तो अपनी शर्तें मनवाएगा ना, जो हार गया वो तो उसको बोलेगा कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। तो ऐसे ही ये लोग भी करते हैं, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो नेपोलियन ने जितने भी सुधार किए थे, जो भी किए था, वो सबको बदलना था। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना कि क्या कुछ चेंज है, जो वियना संधि में क्या कुछ लिखा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, बुर्बो वंश को हटा दिया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित किए गए ताकि कायम किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस है जो विस्तार ना कर सके। उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया। देखो फ्रांस ने इसको एक तरह से ही मान लो ये फ्रांस है, ठीक है। तो इसके ये पहले बहुत नेपोलियन के टाइम पे बहुत बड़ा हो गया था। नेपोलियन
अलग अलग क्षेत्रों पे राज कर रहा था। लेकिन फिर क्या किया गया, इसके अलग अलग स्टेट्स में, जैसे यहाँ पे मान लो नीदरलैंड बना दिया उन्होंने, राज्य अलग से बना दिया, इसमें बेल्जियम भी उन्होंने साथ में लगा दिया, ठीक है। और इसके दक्षिण में पिंडमाइंड जिनोवा जोड़ दिया गया, दक्षिण में पिंडमाइंड और जिनोवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। तो ऐसे अलग अलग है जो उन्होंने बांट दिया सारे फ्रांस को, ठीक है। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, देखो एक नेपोलियन का जो सुधार था वो उनको बस पसंद आया कि 39 राज्यों का एक महासंघ बना था, ठीक है, उसे बरकरार रखा गया, उसे नहीं तोड़ा गया। बाकी सब कुछ उन्होंने, नेपोलियन ने जो भी चेंज किए थे उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अब इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, कहीं कैसे भी ये आ सकता है, ठीक है। तो अभी इसके आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो निरकुंज थी, ठीक है। जैसे पहले चल रहा था ना समाज, क्रांति के पहले चल रहा था, 1789 में तो क्रांति हुई है ना फ्रांस में, वैसा ही समाज फिर से देखने को मिला है जब नेपोलियन हार चुका था। जब नेपोलियन हार गया उसके बाद फिर वैसा ही समाज हमें देखने को मिलता है था। अब ये जो निरंकुश सरकारें हैं ये क्या थी बेटे, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अगर कोई सरकार ने मान लो कोई भी काम किया है नया, ठीक है, तो लोगों ने मान लो किसी ने उसका विरोध किया है, किसी ने ऐसा गीत छाप दिया, कोई ऐसी न्यूज़ दे दी, तो ये जो गवर्नमेंट थी ना, ठीक है, निरंकुश सरकार, ये ऐसा काम नहीं चाहती थी कि कोई भी उनका विरोध करे। तो फिर सरकार क्या करती है, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। अब सेंसरशिप अच्छे से समझ लो, सेंसरशिप क्या है, जिसका उद्देश्य, सेंसरशिप का उद्देश्य होता है अखबारों, किताबों और नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। अब फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में आई है, जो उन्होंने स्वतंत्रता के विचार दिए थे वो उनको लोगों के माइंड से निकालना चाहती थी। सरकार ऐसा चाहती थी कि जो भी क्रांति ने जो विचार दिए हैं कि हम सभी स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, लोग वैसा राज्य भूल जाएं, ठीक है, उनके माइंड से वैसा राज्य स्किप हो जाए। तो इसलिए सरकार ने फिर क्या किया, सेंसरशिप के नियम लगाने शुरू कर दिए ताकि उन सब बातों पर रोक लगा दी जाए जो सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो समृद्धि थी उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। देखो जो इतनी मेहनत से क्रांति आई थी 1789 में फ्रांस में, इतने चेंजेस आए थे, नेपोलियन ने भी कुछ अच्छे काम भी बहुत सारे किए थे। अब ऐसे थोड़ी ना कि सरकारी नेपोलियन हार गया है, सरकार फिर से वैसे ही बन गई है तो वो एकदम से लोग उसको भूल जाएंगे, लोग भूलते नहीं हैं बेटे। तो जब उन्होंने देखा कि हमारा टाइम अभी नहीं है, सही समय नहीं है, तो वो एक बार चुप कर जाते हैं। लेकिन उदारवादी जो होते हैं, जो अच्छे विचारों वाले होते हैं, जो समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, ठीक है, समाज में सभी को राष्ट्रवाद की फीलिंग देना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, वो कहते थे कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो हमें प्रेस तो आज़ादी होनी चाहिए, जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है वो एटलीस्ट हम न्यूज़ में तो दे ही सकें, सबको सच तो पता ही होना चाहिए। ऐसा कोई रोक नहीं होनी चाहिए कि सरकार हमें रोकती रहे कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं छाप सकते। इसके साथ ही हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है।
तो अगर आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।